स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर CSJMU यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर की। तो यहाँ पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। तो यहाँ पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराए जा रहे हैं 6 मार्च 2023 से पहला पेपर था और अगला पेपर ये पेपर 2 है जो कि है 14 मार्च 2023 को। तो यहाँ पर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट करा चुके हैं। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं उन सभी को कवर करा चुके हैं। यूनिट 2 भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 3 भी कंप्लीट करा दी जा चुकी है। तो यहाँ पर हम यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन सभी से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है उन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उन सभी को कवर करा चुके हैं, लॉन्ग भी कवर करा चुके हैं। आज के अपने इस वीडियो में हमारी ये लास्ट यूनिट है यूनिट 4 और यूनिट 4 से हम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। पेपर पैटर्न की बात करें तो हर एक वीडियो मैंने बताया है कि जो पेपर पैटर्न है वो आपका सब्जेक्टिव है। प्रीवियस ईयर में आपका जो है ऑब्जेक्टिव पूछा गया था और इस ईयर में आपका सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 का देखिए सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। पेपर कुछ इस तरह से पूछा गया था, लेकिन इस बार जो आपका पेपर आ रहा है वो सब्जेक्टिव टाइप का है और इसमें आपका जो है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूड किए जा रहे हैं। टोटल मार्क्स की बात करें तो 75 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज के अपने इस वीडियो को यूनिट 4 के लिए शुरू करते हैं और यूनिट 4 से हमारा जो टॉपिक है शैक्षिक कार्यक्रम, इससे संबंधित जितने भी दीर्घ एवं लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको हम आज के अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 है। सबसे पहला प्रश्न दिया है कि सर्व शिक्षा के बारे में बताइए एवं इसके लक्ष्यों क्रियान्वयन का वर्णन कीजिए अथवा भारत में सर्व शिक्षा अभियान की सफलता पर प्रकाश डालिए। ये आपका कानपुर यूनिवर्सिटी 2016 के पेपर में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया था। तो दोस्तों अगर हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य भारत भर में सभी को जहां तक संभव शिक्षित करना है। अक्टूबर 1998 में राज्य सरकारों को शिक्षा मंत्रालय की एक कॉन्फ्रेंस यह तय करने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने दिल्ली में बुलाई कि एक मिशन के रूप में कैसे चलाया जाए, यानी यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन को किस तरह से एक मिशन के रूप में चलाया जाए। इस कॉन्फ्रेंस की सिफारिशों के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान की योजना बनाई गई। इसको नवंबर 2000 में लागू किया गया भारत सरकार द्वारा। ठीक है, यहाँ पर देख लेते सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य क्या क्या हैं। तो पहला है 6 से 14 वर्ष आयु के जो बालक हैं वर्ष 2003 तक पाठशाला में एजुकेशन गारंटी योजना तथा जो वर्ष 2007 है तक प्राथमिक शिक्षा को पूरा कर सके वे वर्ष 2010 तक 8 वर्षीय पाठशाला शिक्षा पूरा कर सके। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि संतोषजनक किस्म की प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया जाए जिसमें जीवन के लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान हो। वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर सभी लिंग और विशेष वर्गों की कमियों को पूरा किया जाए। चौथा है वर्ष 2010 तक सभी बालकों को पाठशाला में रखा जाए। तो ये था सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। और सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, डिटेल में दिया है। ठीक है, यहाँ ये भी कहा गया कि SSA संपूर्ण देश पर लागू होगा, यानी सर्व शिक्षा अभियान जो है वह संपूर्ण देश पर लागू होगा। उसका विशेष जो लड़कियां, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों तथा कठिन परिस्थितियों में पड़े बालकों को शिक्षा पर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बताई गई हैं। 2 जनवरी 2001 के प्रस्ताव के अनुसार स्थापित किया गया और राज्य और संघ प्रशासित प्रदेशों को इसलिए धन दिया गया ताकि वो नॉन DPEP अर्थात जिन DPEP योजना वाले जिलों में इसका अभियान को चालू करने की तैयारी का कार्य कर सके, उसके लिए जारी किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे है कि सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के बारे में और चीज़ें क्या हैं। सामुदायिक शिक्षा यानी स्कूल के प्रबंधन तथा सफल संचालन के लिए समितियां गठित की गई जिनका उद्देश्य अध्यापकों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था करना। दूसरा पॉइंट है प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना
300 की आबादी एवं परिषद प्राथमिक विद्यालय 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी निर्धारित करेंगे। यानी जो प्राथमिक विद्यालय बनेंगे वो बच्चों के घरों से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी के या दायरे के अंदर रहेंगे। तीसरा है ब्लॉक संसाधन। सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक विकासखंड में ब्लॉक संसाधन की स्थापना की गई। चौथा, निःशुल्क पाठ्य सामग्री का वितरण। कक्षा 1 से 8 तक की सभी सूचित वर्ग के जो जनजाति के बालक हैं उनके लिए निःशुल्क पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। न्याय पंचायत शिक्षा अनुदान। शिक्षा अनुदान में कहा गया है कि विद्यालय में कक्षा शिक्षण के विकास में शिक्षक सहायता की तैयारी के लिए क्रम 500 रुपये का अनुदान सभी अध्यापकों को दिया जाएगा। लास्ट है यहाँ पर अभिनव शिक्षा और समेकित शिक्षण। अभिनव शिक्षा समस्त बालकों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अभिनव शिक्षा का प्रावधान किया गया है। वही समेकित शिक्षण की बात करें तो विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक प्रशिक्षण, वैकल्पिक शिक्षण उपकरण वितरण, असेसमेंट कैंप, अभिभावक परामर्श की व्यवस्था, इन सब में समेकित शिक्षण इंक्लूड किया गया। तो दोस्तों ये था सर्व शिक्षा अभियान के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है दीर्घ से ही कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्या है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हम लघु में देखते हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जो कि 2019 में तो पूछा गया था लॉन्ग में, लेकिन 2012, 13, 15 और 19 के शॉर्ट में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसे आप स्किप मत करिएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी जिसमें भारत से निरक्षरता उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 ईस्वी को की गई थी। यह मिशन भारत में निरक्षरता उन्मूलन के लिए किए जाने वाले प्रयासों की महत्वपूर्ण कड़ी है। इसकी स्थापना के बाद देश में साक्षरता की गति में पर्याप्त तेजी आ गई थी। इस मिशन की स्थापना के कारण ही भारत सरकार 1991 की तुलना में 2001 में 52.21 से बढ़कर 65.38 हो गया था। पुरुषों की साक्षरता 11.72 तथा स्त्रियों की 14.87 की वृद्धि हुई। ठीक है, यही सारी चीज़ें दी हुई हैं कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद ही केरल में पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। इस मिशन के द्वारा अब तक 9 करोड़ से भी अधिक व्यक्तियों को साक्षर बनाया जा चुका है तथा इसके कार्यक्रम देश के 561 जिलों में संचालित हो रहे हैं। ठीक है, इंडिया में 2002 के प्रकाशन के अनुसार उक्त जिलों में 166 में पूर्ण साक्षरता अभियान चलाया गया तथा 105 जिलों में चयन सतत शिक्षा कार्यक्रम के लिए किया गया। इस प्रकार उक्त राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम के आधार पर कम से कम आंकड़ों के रूप में या निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के द्वारा दर में निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने तथा सतत शिक्षा दिशा में प्रगति जो है प्राप्त हुई। तो ये था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, जो कि आपका 2016 में पूछा गया था, मध्याह्न भोजन योजना यानी एमडीएम के बारे में तो सभी आप जानते हैं कि एमडीएम क्या है, मिड डे मील योजना क्या है, यानी मध्याह्न भोजन योजना क्या है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है एमडीएम जो है चलाया गया 15 अगस्त 1995 से ये आया। यहाँ पर अगर हम एमडीएम के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसे रोटी सब्जी में तब्दील कर दिया। इस देखिए कैसे कैसे इसमें जो प्राथमिक विद्यालय में भोजन मिलता है, ठीक है, उसमें कैसे कैसे चीज़ें बढ़ी हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, इन्हें आप पढ़िएगा। ठीक है, एमडीएम के बारे में। और यहाँ पर जो मेन पॉइंट है एमडीएम के बारे में तो उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एमडीएम के बारे में पहला पॉइंट दिया है कि समय से अनाज एवं अन्य सामग्री की सुनिश्चितता उपलब्ध कराना, भोजन पकाने के लिए स्वच्छ पानी तथा बच्चों के खाने के लिए भोजन के बर्तन की व्यवस्था। आप जब टीचिंग करने गए होंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिली होंगी। ठीक है, प्रत्येक स्कूल में किचन शेड तथा भंडार की व्यवस्था, खाना पकाने के लिए स्थानीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व्यक्ति विशेष महिलाओं विधवाओं एवं परित्यक्ता के वरीयता दी जाना, 200 से अधिक छात्रों पर 2 व्यक्ति रखे जाना, खाना बच्चों की रुचि के अनुसार हो। योजना के उद्देश्य भी दिए हैं। इस योजना के उद्देश्य क्या है? प्राथमिक कक्षाओं के नामांकन में वृद्धि, स्कूलों को स्कूल से छात्रों को स्कूल में पूरे समय तक रोके रखना, विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना,
निर्बल आय वर्ग के बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता का विकास करने, छात्रों को पौष्टिक आहार देना। तो यही सब है एमडीएम के उद्देश्य। चलिए, ये तो एमडीएम के बारे में हो गया। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2016 और 17 उसके बाद 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की विशेषता बताइए। दूसरा है KGBV पर टिप्पणी लिखिए। यानी यहाँ पर ये तीनों ही ईयर में यानी 2016, 17 और 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसे देख लेते हैं। दोस्तों, अगर हम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की बात करें तो भारत सरकार द्वारा 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग की बालिका के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना की शुरुआत प्रथम 2 वर्ष तक एक अलग योजना के रूप में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिलाने और महिला समाख्या योजना के साथ सामंजस्य बैठाते हुए शुरू की गई, लेकिन 1 अप्रैल 2007 से इसे सर्व शिक्षा अभियान में एक अलग घटक के रूप में स्वीकार किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना भारत सरकार द्वारा ऐसी बालिकाएं, ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने बीच में ही विद्यालय छोड़ दिया है, जिनकी उम्र 10 वर्ष से अधिक है, को शिक्षा का अवसर दोबारा उपलब्ध कराने के लिए 2004 में की गई। ये विद्यालय शैक्षिक रूप से पिछड़े व उन विकास खंडों में स्थापित किए गए जहां अल्प अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की संख्या अधिक है। ठीक है, इन विद्यालयों में 100 छात्रों को आवासीय सुविधा देते हुए 6, 7, 8 की शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। यही सारी चीज़ें कस्तूरबा गांधी बालिका योजना विद्यालय योजना के बारे में बताई गई हैं। ठीक है, इनमें अनेक शिक्षोत्तर गतिविधियां भी कराई जाती हैं, जैसे खेल कूद, कला, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, ठीक है, कविता, कहानी तथा रोचक प्रसंगों का आयोजन, शैक्षिक बाल फिल्मों का प्रदर्शन आदि, ये सारी चीज़ें इसके बारे में बताई गई हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दिया है KGB यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है, का मुख्य उद्देश्य विषय परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली अवंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय के माध्यम से गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट पॉइंट है कि माता पिता तथा अभिभावकों को प्रेरित करना, जिससे बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में भेजा जा सके। तीसरा है मुख्य रूप से ऐसी बालिकाओं पर ध्यान देना जो विद्यालय से बाहर है तथा जिनकी उम्र 10 वर्ष से अधिक है। चौथा, विशेष एक स्थान से दूसरे स्थान घूमने वाली अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय की बालिकाओं पर विशेष ध्यान। पांचवा है 75% अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय को कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर नामांकन कराना। तो ये सारे पॉइंट हो जाते हैं KGBV। देखिए KGBV ये शॉर्ट में भी दे सकता है। KGBV क्या है तो आप ध्यान रखना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। यही सारी रणनीतियाँ, योजना के घटक, इन्हें आप जो है पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, या आपके पास बुक या सीरीज़ है तो वहाँ से। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपको पूछा गया था। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य बताइए। अभी हमने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बात की थी। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों की विवेचना 2019 में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हमने सर्व शिक्षा अभियान जाना कि सर्व शिक्षा अभियान जो है मानव विकास मंत्रालय द्वारा जो है 2002 में लाया गया। सर्व शिक्षा अभियान निःशुल्क 6 से 14 वर्ष बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। तो उद्देश्यों में पहला देखिए पॉइंट यही दिया है, 6 से 14 वर्ष समूह के समस्त बालकों को वर्ष 2010 तक प्रासंगिक एवं प्रायोगिक शिक्षा देना, वर्ष 2003 तक समस्त स्कूल वैकल्पिक विद्यालय एवं शिक्षा गारंटी केंद्र में लाना। तीसरा है देश में 5 वर्ष तक के सभी बालक 2007 तक प्राथमिक शिक्षा पूरी करें। चौथा है देश के 8 वर्ष तक के समस्त बालक अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करें। पांचवा है जीवन के लिए शिक्षा पर बल के साथ संतोषप्रद गुणवत्ता वाली प्रारंभिक शिक्षा को आधार बनाना। इसी तरह से अन्य पॉइंट है कि 2007 तक प्राथमिक स्तर एवं 2010 तक प्राथमिक शिक्षा में यौनगत एवं सामाजिक कोटि संबंधी अंतराल दूर करना। इसमें यह व्यवस्था की गई कि यौनगत एवं सामाजिक दूरी को कम किया जाए। ठीक है, तो ये हो गया सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य। इन्हें आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप खुद से पढ़िए, पढ़ लीजिएगा, स्किप मत करिएगा।
आगे दिए सर्व शिक्षा अभियान के प्रावधान क्या क्या हैं। तो इसके प्रावधान की अगर हम बात करें तो वही सारे प्रावधान आ जाते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना, निजी स्कूलों को 6 से 14 वर्ष तक 25% गरीबी या गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ाने होंगे। ठीक है, देखिए आप प्राइवेट स्कूल में 25% रिजर्व रहता है, तो ये वही है, यही जो है गरीब बच्चे जो होते हैं पिछड़े वर्ग से, तो उनको जो है रखा जाता है। अगला पॉइंट है कि विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा के लिए उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष रख दी जाए। बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराना राज्य व केंद्र सरकार की शिक्षा की जिम्मेदारी होगी। इस विधेयक में 10 अहम लक्ष्यों को पूरा करने की बात कही गई। यही सारी चीज़ें इस पॉइंट के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर हम प्रावधान की बात करें तो प्रावधान एक नज़र में आप पढ़ लीजिएगा, चूँकि यह इम्पॉर्टेंट है। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों की स्क्रीनिंग और अभिभावकों को की परीक्षा लेने पर 25,000 का जुर्माना, दोहराने पर जुर्माना जो है 50,000 भी हो सकता है। ठीक है, शिक्षक जो है ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। जो प्राइमरी, अपर प्राइमरी, उच्च प्राथमिक में है, ये सब जो टीचर है गवर्नमेंट के, वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, उनके लिए प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो समावेशी शिक्षा जिसमें जो है सामान्य छात्र और विशिष्ट छात्र, इन दोनों को साथ में रख करके शिक्षित किया जाता है, वही होती समावेशी शिक्षा। और समावेशी शिक्षा के बारे में कहा गया है कि शिक्षक की भूमिका, तो बिल्कुल आपको ये प्रीवियस जो यूनिट 3 था उसमें समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका के बारे में कई सारी चीज़ें मैंने बताई। ठीक है, कि जो समावेशी शिक्षा, इसके अंदर शिक्षक जो है किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा बच्चों में। जैसे एक बच्चा कम समझ में आता है, एक को ज़्यादा समझ, तो उसकी तुलना नहीं कर सकता, और यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो वहाँ से आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य। तो अभी हमने जस्ट इसके ऊपर सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य उद्देश्य देख लिए हैं, जो कि 2018 में पूछा गया था, तो इससे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आश्रम पद्धति विद्यालय के बारे में बताइए। 2016 में पूछा था आश्रम पद्धति विद्यालय। तो आश्रम पद्धति विद्यालय मुख्यतः जनजातीय उप योजना क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले विद्यालय, जिनका उद्देश्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों सहित आदिम जनजाति समूह के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराकर अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को साक्षरता दर ऊंची करना तथा उनको देश की मुख्य धारा में लाना। इस योजना को वर्ष 1990 से 91 में आरंभ किया गया था एवं वर्ष 2008 से 9 में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। आश्रम पद्धति विद्यालय में निर्धन एवं वंचित वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए समाज कल्याण विभाग के द्वारा इनका संचालन किया जाएगा। इन विद्यालयों को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के संबंध में किया जाएगा। आश्रम पद्धति विद्यालय उत्तर प्रदेश के 57 जिलों 78 जगहों पर चलाए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाओं का संचालन किया जाता है। इस विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों को निःशुल्क पढ़ाई के साथ उनके रहने की सुविधा भी रहने एवं खाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। ये सारी चीज़ें जो है आश्रम पद्धति के बारे में बताई गई हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें और भी पॉइंट है, उन्हें आप देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मिड डे मील स्कीम के गुण एवं दोष की गणना। तो ये 2019 कानपुर विश्वविद्यालय से ये क्वेश्चन हो जाता है बीएड के लिए। तो यहाँ पर गुण देख लेते हैं, मिड डे मील योजना के क्या क्या गुण हैं। तो यहाँ पर कई सारे पॉइंट है। पहला है, इस योजना के लागू होने से स्कूलों में बच्चों के नामांकन और उपस्थिति में सुधार हुआ है। दूसरा है, इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को भोजन प्रदान किया जा रहा है, जिससे भूख व कुपोषण की समस्या हल करने में लाभ हुआ है। यह योजना बालकों को एक साथ भोजन कराने में उनमें सामाजिक कुरीतियों को तोड़कर समाजीकरण को बढ़ावा देने में सफल हुई है। इस योजना के लागू होने से 2.6 मिलियन लोगों को रसोइया व सहायक के रूप में रोजगार प्रदान हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दिया है, इस योजना से पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सरकारी व निजी सहयोग को बढ़ावा मिला है। इसी तरह से अगला है कि अक्षय पात्र फाउंडेशन, जिस योजना के तहत 1.5 मिलियन लोगों को खाना खिलाता है, लगभग 6,300 लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। दोष भी देख लेते हैं कि एमडीएम के दोष क्या क्या हैं। तो एमडीएम का
दोष ये है कि जांच अभिकरण की CAG ने पाया कि स्कूलों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को जांचने के लिए अधिकांश राज्यों में कोई तंत्र विकसित नहीं हुआ है। इस योजना को जिस उद्देश्य से लागू किया गया था उसे प्राप्त करने में यह पूर्णतः असफल रही। कुछ राज्यों में इस योजना को लागू होने के बाद भी नामांकन व उपस्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसी तरह से और भी पॉइंट है, इन्हें आप देख पा रहे हैं कि मिड डे मील योजना के उपलब्ध आंकड़े असत्य व झूठे हैं। इस योजना को निर्धारित मानकों के अनुरूप लागू नहीं किया गया। मध्याह्न भोजन योजना से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। ये सारी चीज़ें जो हैं MDN के दोषों में बताई गई। तो इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारी यूनिट 4 जो है वो कंप्लीट करा दी गई। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 4 से बन सकते हैं उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। यूनिट 3, 2 और 1 इन सभी को आप ज़रूर देखें, क्योंकि आपका सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एजुकेशन पेपर जो है 14 मार्च 2023 को कंडक्ट कराया जाना है। तो यहाँ से जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं उन सभी को मैंने बता दिया है। आपके पास बुक वगैरह हो, सीरीज वगैरह हो तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं पेपर 3 के लिए, और बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।